सोचिए, अगर कोई ये कहे कि समाज की नज़रों में एक अकेले इंसान की, मतलब उसकी इच्छाओं की, उसके सपनों की, यहाँ तक कि उसके वजूद की भी कोई अहमियत ही नहीं है। ये सच में। समाज के नज़रिए से ना, एक इंसान पूरी तरह से अप्रासंगिक या इर्रेलेवेंट है। ये एक ऐसा दावा है जो सीधे तौर पर हमारे उस भ्रम को तोड़ देता है कि ये दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, ये विचार पहली बार सुनने में बहुत रूखा लगता है और शायद थोड़ा आहत करने वाला भी। मतलब देखिए, इंसान स्वभाव से खुद को कहानी का मुख्य पात्र मानता है ना। बिल्कुल, हम सबको लगता है कि हम ही हीरो हैं। सही बात है। लेकिन जब हम इस नए नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करते हैं तो समाज में चल रही कई अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे का असली तर्क समझ में आने लगता है। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ बेहद जटिल नोट्स और डायग्राम्स हैं जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजी के एक बहुत बड़े नाम A.R. रैडक्लिफ ब्राउन के काम पर आधारित हैं। रैडक्लिफ ब्राउन। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इस एक विचारक ने समाजशास्त्र और मानव विज्ञान को महज कहानियों से बाहर निकालकर एक प्राकृतिक विज्ञान या कह ले नेचुरल साइंस में बदल दिया। मतलब एक ऐसा विज्ञान जो मानता है कि समाज एक विशाल मशीन है और इंसान केवल उस मशीन के पुर्जे हैं। असल में रैडक्लिफ ब्राउन का काम, जिनका जीवन काल 1881 से 1955 तक रहा, वो सच में मानवीय अस्तित्व का एक ढांचागत ब्लूप्रिंट है। उन्होंने मानव समाज का अध्ययन करने की पूरी दिशा ही बदल दी थी। देखिए, इस बात को समझने के लिए ना हमें उस समय के मानव विज्ञान के माहौल में थोड़ा झांकना होगा। उस दौर में एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव चल रहा था। अच्छा, किस तरह का टकराव? इसे हम प्रकार्यवाद का विभाजन या द फंक्शनलिस्ट डिवाइड कह सकते हैं। हाँ, स्रोतों में एक तरफ ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की का जिक्र है, जिन्हें प्योर फंक्शनलिस्ट माना जाता था और उनका नजरिया बहुत ही रोमांटिक था। बिल्कुल रोमांटिक इसलिए क्योंकि मालिनोव्स्की का मानना था कि समाज का केंद्र असल में व्यक्ति है। मतलब उनके अनुसार समाज की हर चीज, चाहे वो धर्म हो, परिवार हो या कोई भी परंपरा हो, सब कुछ इंसान की जैविक जरूरत हो यानी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए ही बनी है। और यहीं पर रैडक्लिफ ब्राउन ने एक एकदम अलग क्लासिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने मालिनोव्स्की के विचारों को सिरे से खारिज कर दिया। सिरे से खारिज कर दिया? हाँ, उन्होंने मालिनोव्स्की के सिद्धांत को अवैध उद्देश्यवाद या इलिजिटिमेट टीलियोलॉजी का नाम दिया। रुकिए, ये तो बहुत भारी शब्द हो गया, इलिजिटिमेट टीलियोलॉजी। हाँ, शब्द भारी है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है, ये मान लेना एक तार्किक भूल है कि किसी चीज का अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो किसी उद्देश्य को पूरा करती है। पर मतलब ये बात आसानी से हजम नहीं होती। अगर समाज मेरी भूख नहीं मिटा रहा, मुझे सुरक्षा नहीं दे रहा, तो वो बना ही क्यों है? क्या इंसान की जरूरतें समाज के लिए कोई मायने नहीं रखती? यही तो कैच है। अगर संस्थाएं इंसान के लिए नहीं है तो वो किसके लिए काम कर रही हैं? चलिए इसे इस तरह से देखते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन का तर्क था कि संस्थाएं किसी एक इंसान की भूख मिटाने के लिए काम नहीं करती, बल्कि वे अस्तित्व की आवश्यक शर्तों यानी नेसेसरी कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए काम करती हैं। अस्तित्व की शर्तें। हाँ, उनका फोकस व्यक्ति पर नहीं बल्कि सामाजिक संरचना और संतुलन पर था। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति समाज से चला भी जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या समाज खत्म हो जाता है? नहीं, समाज तो चलता रहता है। बिल्कुल। परिवार, राजनीति और धर्म जैसी संस्थाएं समाज के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आपस में सामंजस्य बिठाती हैं। वे सुनिश्चित करती हैं कि मशीन चलती रहे, भले ही पुर्जे बदल जाएं। तो अगर समाज शास्त्र के लिए व्यक्ति की जरूरतें मायने नहीं रखती, तो ये पढ़ाई आखिर कर किस चीज की रहा है? यहाँ पर स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प अंतर सामने आता है। इंडिविजुअल यानी व्यक्ति और पर्सन यानी सामाजिक इकाई के बीच का फर्क। हाँ, और ये रैडक्लिफ ब्राउन के ढांचे की सबसे बुनियादी ईंट है। देखिए, जब हम इंडिविजुअल कहते हैं तो हम केवल एक जैविक जीव की बात कर रहे होते हैं। मतलब एक हाड़ मांस का शरीर। सही कहा। एक ऐसा शरीर जो पैदा होता है, खाता है, सोता है और मर जाता है। ये तो जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का विषय है। समाज की नज़रों में ये जैविक जीव केवल सामाजिक भूमिकाओं के अस्थायी निवासी हैं। वे आते हैं, एक जगह भरते हैं और चले जाते हैं। तो समाजशास्त्र जिस चीज का अध्ययन कर रहा है वो असल में पर्सन है, यानी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों का एक जटिल जाल। पिता, नागरिक, शिक्षक, पड़ोसी, ये सब पर्सन के रूप हैं। एकदम सही।
इंसान एक संपूर्ण व्यवस्था में संबंधों के एक सेट द्वारा जुड़ा हुआ है। असल में असली इकाई वो संबंध है, वो कुर्सी है जिस पर व्यक्ति बैठा है, न कि वो व्यक्ति खुद। अच्छा, इसे समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही शानदार रूपक दिया गया है, नदी का रूपक। अगर हम कल्पना करें कि समाज एक नदी है, तो नदी का किनारा, उसका बहाव का रास्ता, वो संरचनात्मक रूप या फॉर्म है। ये समय के साथ लगभग स्थिर रहता है, और जो पानी लगातार बह रहा है, पानी की जो बूंदें आ रही हैं और जा रही हैं, वो हम इंसान हैं, यानी इंडिविजुअल। हाँ, ये नदी का रूपक बहुत सटीक है। इसी के जरिए रैडक्लिफ ब्राउन ने गतिशील निरंतरता या डायनामिक कंटिन्यूटी का सिद्धांत समझाया है। गतिशील निरंतरता मतलब पानी की बूंदें लगातार बदल रही हैं। लोग समाज में पैदा होते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन नदी बहती रहती है। इकाइयों में परिवर्तन होने से संरचना नष्ट नहीं होती, समाज की वो निरंतरता बनी रहती है। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन इससे एक सवाल खड़ा होता है। अगर समाज सिर्फ नदी के किनारों की तरह एक ढांचा है, तो क्या ये ढांचा सच में मौजूद है? ये एक बड़ा सवाल था उस समय भी। मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ विचारकों के दिमाग की उपज है? जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं ना, वे धरती पर असल में तो खींची भी नहीं है, हमने बस उन्हें सहूलियत के लिए मान लिया है। हाँ, और इस पर उस दौर में बहुत तीखी बहस भी हुई थी। लेवी स्ट्रॉस जैसे प्रसिद्ध विचारकों का मानना था कि सामाजिक संरचना वास्तव में केवल दिमाग में मौजूद एक सैद्धांतिक मॉडल है। अच्छा। लेकिन रैडक्लिफ ब्राउन ने डंके की चोट पर इसका विरोध किया। उनके लिए सामाजिक संरचना कोई काल्पनिक रेखा नहीं थी, बल्कि एक अवलोकन योग्य ठोस वास्तविकता या ऑब्जर्वेबल कॉन्क्रीट रियलिटी थी। ऑब्जर्वेबल कॉन्क्रीट रियलिटी। हाँ, ये शब्द मूल रूप से हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था। रैडक्लिफ ब्राउन का तर्क था कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप वास्तव में समाज के इस ढांचे को काम करते हुए देख सकते हैं। और इसे और स्पष्ट करने के लिए ना, उन्होंने सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन के बीच एक बहुत बारीक लकीर खींची है। बिल्कुल। संरचना का मतलब है घटकों की व्यवस्था, और संगठन का मतलब है गतिविधियों की व्यवस्था। मैं इसे एक खाली इमारत के नजरिए से देखता हूँ। अच्छा, कैसे? मान लीजिए एक बहुत बड़ी खाली कॉरपोरेट इमारत है। उसमें खंबे हैं, कैबिन है, मीटिंग रूम है। ये जो ठोस ढांचा खड़ा है ना, ये सामाजिक संरचना है। एकदम सही एनालॉजी है। और जब सुबह 9 बजे कर्मचारी उस इमारत के अंदर आते हैं, काम शुरू करते हैं, कोई फाइल लेकर जा रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है, तो गतिविधियों की वो व्यवस्था सामाजिक संगठन बन जाती है। ढांचा वही है, लेकिन उस ढांचे के भीतर जो काम हो रहा है वो संगठन है। तो इसी संगठन के काम करने के तरीके से तय होता है कि कोई समाज स्वस्थ है या बीमार। अगर इमारत में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, काम सुचारू रूप से चल रहा है, तो रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार ये यूनोमिया की स्थिति है। हाँ, यूनोमिया। ये समाज का स्वास्थ्य है, जहां एक कार्यात्मक एकता देखने को मिलती है। और इसके विपरीत अगर हिस्से आपस में टकराने लगे, एक विभाग दूसरे विभाग का काम रोकने लगे, तो उस स्थिति को डिस्नोमिया कहा जाता है। डिस्नोमिया। हाँ, ये कार्यात्मक असहमति है। रैडक्लिफ ब्राउन इसे समाज की बीमारी मानते थे। जब समाज के पुर्जे संतुलन बनाए रखने में विफल हो जाते हैं, तब ये बीमारी पैदा होती है। खैर, अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर समाज की बीमारियां वास्तविक हैं, तो एक मानव विज्ञानी इस बीमारी का अध्ययन कैसे करता है? मतलब वो डॉक्टर की तरह कैसे काम करता है? रैडक्लिफ ब्राउन का सबसे बड़ा योगदान यही था। उन्होंने 1948 में ये तर्क दिया कि सामाजिक संरचनाएं उतनी ही वास्तविक है जितने की कोई जैविक जीव। इसलिए सामाजिक मानव विज्ञान को पूरी तरह से एक प्राकृतिक विज्ञान बनना चाहिए। उन्होंने इसके लिए 4 चरणों वाली एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया तैयार की। इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ने एंथ्रोपोलॉजी को बदल कर रख दिया। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है गहन अध्ययन या इंटेंसिव स्टडी, जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसमें मानव विज्ञानी किसी समाज में जाता है, वहां सालों रहता है और लोगों के व्यवहार का बारीकी से दस्तावेजीकरण करता है। ठीक है, उन्होंने डेटा इकट्ठा कर लिया। फिर दूसरा चरण है अमूर्तीकरण या एब्स्ट्रैक्शन। हाँ, इसका मतलब है कि अगर कोई किसी परिवार को देख रहा है, तो वो ये नहीं लिखेगा कि रमेश और सुरेश आपस में कैसे बात करते हैं। वो उन नामों और व्यक्तिगत आदतों को हटाकर सिर्फ पिता और पुत्र के बीच के संरचनात्मक रिश्ते को अलग कर लेगा। बिल्कुल सही। और जब ये शुद्ध रूप या फॉर्म निकल आता है, तब तीसरा चरण आता है।
तुलनात्मक विधि या कंपैरेटिव मेथड। इसे एथमोलॉजी कहा जाता है। हाँ। इसमें उस निकाले गए संरचनात्मक रूप की तुलना दुनिया के अन्य समाजों की संरचनाओं से की जाती है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हम चौथे और अंतिम चरण तक पहुंच सकें, जो है समाज के नियम या लॉज ऑफ सोसाइटी। वैज्ञानिक उन अपरिवर्तनीय प्रस्तावों तक पहुंचना चाहता है जो हर जगह लागू हों। लेकिन देखिए, यहाँ मुझे थोड़ी आपत्ति है। कैसी आपत्ति? क्या हम सच में इंसानी व्यवहार के लिए गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसी कोई चीज बना सकते हैं? मतलब पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये विज्ञान है, ये तय है। लेकिन इंसान तो अप्रत्याशित होते हैं ना, उनका व्यवहार तो पल पल बदलता है। आपकी ये आपत्ति बहुत स्वाभाविक है और उस समय कई आलोचकों ने भी यही बात कही थी। लेकिन देखिए, रैडक्लिफ ब्राउन केवल हवा में बातें नहीं कर रहे थे। उन्होंने इसे साबित करने के लिए अपने जिंदगी के कई साल फील्ड वर्क में गुजारे। अच्छा, कहाँ गए वो? उन्होंने भारत में अंडमान द्वीप समूह, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों के बीच सालों तक गहन अध्ययन किया। उनका उद्देश्य ये दिखाना था कि भले ही संस्कृतियां बाहर से कितनी भी अलग दिखें, गहराई में जाने पर उनके भीतर कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम काम कर रहे हैं जो हर समाज को टूटने से बचाते हैं। तो चलिए इस भारी भरकम सिद्धांत को थोड़ा जमीन पर लाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्राकृतिक नियम हमें कैसे दिखाई देते हैं? स्रोतों के अनुसार ये हमें सबसे स्पष्ट रूप से नातेदारी प्रथाओं या किनशिप यूसेजेस में दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल। नातेदारी सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि खून का रिश्ता किससे है। ये असल में बातचीत, अधिकार और व्यवहार की एक बहुत सख्त नियमावली है। नातेदारी ही ये तय करती है कि मशीन के पुर्जे एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है मातुल सत्ता या अवेंक्यूलेट का सिद्धांत। मातुल सत्ता मतलब मामा का अधिकार? हाँ, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य समाजों में मामा और भांजे के बीच एक बहुत ही विशेष रिश्ता होता है। मामा का व्यवहार बच्चे के प्रति एक तरह से माँ के विस्तार के रूप में देखा जाता है। वो एक संरक्षक तो है, लेकिन उसका स्नेह माँ जैसा होता है। और इसके बिल्कुल उलट एक और नियम है, पितृस्वसा या एमिटेट। इसमें पिता की बहन यानी बुआ का भतीजे पर बहुत कड़ा अधिकार होता है। बिल्कुल। कई जनजातियों में तो बुआ को एक माँ से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है और उसका आदेश सर्वोपरि होता है। और स्रोतों में ना कुछ और बेहद अजीब लगने वाले लेकिन गहरे नियम भी दिए गए हैं, जैसे क्यूएट। हाँ, क्यूएट बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसी प्रथा है जहां पत्नी के गर्भवती होने पर पति भी वही दर्द और लक्षण महसूस करने का दिखावा करता है या वैसे ही कर्मकांड करता है। ये पति को उस नई सामाजिक भूमिका के लिए तैयार करने का एक तरीका है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है अवॉइडेंस या परिहार। देखिए, जब दो अलग अलग परिवार शादी के जरिए जुड़ते हैं ना, तो वहां घर्षण और तनाव की संभावना सबसे ज्यादा होती है। झगड़े तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो अक्सर सास और दामाद के बीच संबंधों में ये अवॉइडेंस देखने को मिलता है। उन्हें एक दूसरे से बात करने या आमने सामने आने की मनाही होती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि समाज की यूनोमिया बनाए रखने के लिए एक सोची समझी सोशल इंजीनियरिंग है। आप आमने सामने ही नहीं आएंगे तो झगड़ा कैसे होगा? वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। इसके अलावा संतानामिकी या टेक्नोनॉमी भी है, जहां लोग एक दूसरे को उनके नाम से बुलाने के बजाय चिंटू के पापा या पिंकी की मम्मी बुलाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी तो ये आम है। जहां इतने सारे नियम हो, बुआ का इतना अधिकार हो या इतनी सख्त पाबंदियां हो, वहां इंसान कभी ना कभी तो घुटन महसूस करेगा ही ना। हाँ, ये तो लाजमी है। कोई तो भतीजा होगा जो बुआ के आदेश का विरोध करेगा। तो इस तनाव को फटने से इस संरचना को डिस्नोमिया की बीमारी से कैसे बचाया जाता है? और यहीं पर आती है रैडक्लिफ ब्राउन की सबसे शानदार खोजों में से एक। उन्होंने बताया कि समाज ने इस तनाव को बाहर निकालने के लिए एक प्रेशर वॉल्व बनाया हुआ है, जिसे परिहास संबंध या जोकिंग रिलेशनशिप्स कहते हैं। जोकिंग रिलेशनशिप्स? हाँ, ये झगड़ों को रोकने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का एक विशेषाधिकार प्राप्त तरीका है। मतलब रिश्तेदार एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं ताकि समाज ना टूटे। एकदम सही समझे आप। जहां अधिकार और कड़े नियम होते हैं, वहां घुटन होना स्वाभाविक है। ऐसे में जोकिंग रिलेशनशिप्स लोगों को एक मान्य तरीके से भड़ास निकालने की इजाजत देते हैं। उन्होंने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। अच्छा, वो क्या है? पहला है असम्मित या असिमेट्रिकल संबंध, जहां एक पक्ष लगातार दूसरे को चिढ़ाता है, उसका मजाक उड़ाता है, और नियम यह है कि दूसरे पक्ष को बिना बुरा माने, बिना गुस्सा किए उसे सहना होता है। अरे वाह। और दूसरा है
सममित या सिमेट्रिकल संबंध, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, जैसे देवर और भाभी का रिश्ता या जीजा और साली का रिश्ता। वे एक दूसरे पे ताने कस सकते हैं, मजाक कर सकते हैं और कोई इसे दिल पर नहीं लेता। बिल्कुल। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, ये एक गहरी सामाजिक कूटनीति है जो कड़वाहट को जमा होने से रोकती है। ये बहुत ही अद्भुत है कि कैसे हंसी मजाक भी एक वैज्ञानिक ढांचे का हिस्सा है, लेकिन जोक्स और नियम तनाव कम कर सकते हैं। इस पूरी विशाल इमारत को एक साथ खड़ा कौन रखता है? स्रोतों में कार्यात्मक एकता या फंक्शनल यूनिटी के 3 मुख्य स्तंभों का जिक्र है जो इस पूरी प्रणाली को सहारा देते हैं। हाँ, समाज के सुचारू रूप से चलने के पीछे ये 3 स्तंभ बहुत अहम हैं। मैं समझाती हूँ। पहला है भाई बहनों के समूह की एकता। समाज के नजरिए से एक ही माता पिता के बच्चे अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे एक ही सामाजिक इकाई की तरह काम करते हैं। वे एक ठोस ब्लॉक हैं। दूसरा स्तंभ है वंश समूह की एकता। ये सिर्फ आज के लोगों की बात नहीं है, बल्कि पीढ़ियों तक फैले एक ही वंश की साझा पहचान है जो लोगों को जोड़े रखती है। और तीसरा स्तंभ है पीढ़ीगत सिद्धांत या द जनरेशन प्रिंसिपल। ये समाज में एक स्पष्ट पदानुक्रम या हायरार्की बनाता है। हाँ, मतलब वरिष्ठता के आधार पर सम्मान तय होता है। ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि ज्ञान और अधिकार का प्रवाह पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की ओर बिना किसी टकराव के हो। और जब इन सभी चीजों को एक साथ मिला दिया जाता है ना, तो रेडक्लिफ ब्राउन का महासंश्लेषण या द ग्रैंड सिंथेसिस सामने आता है। इसे उन्होंने अपना मास्टर हाइपोथेसिस कहा है। मास्टर हाइपोथेसिस? हाँ, उनका ये निष्कर्ष था कि समाज का जीवन कोई यादृच्छिक या रैंडम घटनाओं का समूह नहीं है। ये एक गतिशील विश्वस्त प्रणाली है जिसे अंग्रेजी में डायनामिक फिड्यूशरी सिस्टम कहा गया है। डायनामिक फिड्यूशरी सिस्टम, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समाज एक ऐसी प्रणाली है जो भरोसे और संतुलन पर चलती है, और ये 3 प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है: अनुकूलन, एकीकरण और सह अनुकूलन। अच्छा। इंसान पर्यावरण के अनुकूल होता है, समाज के हिस्से एक दूसरे के साथ एकीकृत होते हैं, और जब कोई बदलाव आता है तो सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर उस बदलाव के सह अनुकूल हो जाती हैं ताकि संतुलन ना बिगड़े। स्रोतों में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने इस सिस्टम को समझाते हुए ऐतिहासिक या मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। बिल्कुल खारिज कर दिया था। उनका स्पष्ट मानना था कि समाज आज जैसा है उसे आज के संरचनात्मक ढांचे से ही समझा जाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि कोई प्रथा इसलिए है क्योंकि 1000 साल पहले कुछ हुआ था, या इसलिए है क्योंकि फला इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था। उनके लिए वे व्याख्याएं अवैज्ञानिक थीं। और उनकी ये सोच ना एक दिन में नहीं बनी थी। अगर हम उनके बौद्धिक सफर को देखें तो ये एक लंबी यात्रा थी। 1922 में उन्होंने द अंडमान आइलैंडर्स प्रकाशित की, जो एक तरह से इस प्रकार्यात्मक सोच की नींव थी। फिर 1924 में दक्षिण अफ्रीका के मामा भांजे वाले सिद्धांत पर उनकी किताब आई। 1940 में उन्होंने जोकिंग रिलेशनशिप्स का सिद्धांत दिया। फिर 52 में उनकी प्रमुख पुस्तक आई, और अंततः उनके निधन के बाद 1957 में द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी प्रकाशित हुई। तो देखा जाए तो उन्होंने अकेले दम पर मानव विज्ञान को महज समाजों के साहित्यिक विवरण लिखने से बाहर निकाला और एक कठोर तुलनात्मक विज्ञान में बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि मानव समाज की भी अपनी एक एनाटॉमी, अपनी एक शरीर रचना होती है। बिल्कुल। उन्होंने हमें ये दिखाया कि अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो मानवीय व्यवहार की अराजकता के भीतर भी एक गहरा छिपा हुआ क्रम या ऑर्डर है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो अगली बार जब कोई भी श्रोता पारिवारिक समारोह में किसी नियम का पालन कर रहा हो या किसी रिश्तेदार के साथ मजाक कर रहा हो, तो ये याद रखने वाली बात है कि वहां सिर्फ 2 इंसान बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। हम सब जाने अनजाने में एक विशाल, गतिशील, विश्वस्त प्रणाली का हिस्सा बनकर समाज की यूनोमिया या उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। हम सब उसी नदी का पानी है जो उन सामाजिक किनारों के बीच बहते हुए अपना वजूद बनाए रखता है। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर रेडक्लिफ ब्राउन के दौर में तो शायद चर्चा नहीं हो सकती थी, लेकिन आज के युग में ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, वो क्या है? उन्होंने कहा था कि पानी के बदलने से, यानी व्यक्तियों के आने जाने से, नदी के किनारे नहीं बदलते, संरचना नहीं टूटती। लेकिन आज इंटरनेट,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया ने हमारे जीने का तरीका ही पलट दिया है। हम जिन संस्थाओं को शाश्वत मानते थे वे आज डिजिटल स्पेस में अपनी प्रासंगिकता खो रही हैं। ये आज के समय का सबसे बड़ा संरचनात्मक सवाल है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये नई तकनीकें सिर्फ पानी की नई बूंदें हैं, या फिर ये इतनी शक्तिशाली है कि उन्होंने समाज रूपी इस नदी के किनारों को ही काटना शुरू कर दिया है? क्या समाज के ये पुराने प्राकृतिक नियम इस डिजिटल युग की नई वास्तविकता में टिक पाएंगे? बहुत ही गहरा सवाल है। तो एक डिसोनिया यानी एक नई तरह की बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर हम अनजाने में एक नई यूनोमिया का निर्माण कर रहे हैं जहां समाज के नए नियम लिखे जा रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।